जून 2022 केरला की रहने वाली एक 49 इयर्स की औरत रोजलिन कई सालों से जैसे तैसे घर घर प्रोडक्ट्स बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन उसे एक साथ 15,000 रुपए कमाने का मौका मिला, जिसके बदले उसे एक अडल्ट मूवी में छोटा सा पार्ट करना था। रोजलिन के लिए ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन जब वो शूट के लिए बताए हुए सेट पर पहुंची तो सीन के लिए उसे पहले तो बेड से बांध दिया गया और फिर एक औरत ने एक झटके में उसका गला काटकर सर को धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी है केरला के ह्यूमन सैक्रिफाइस की। 26 सितंबर 2022 केरला। शाम के करीब 5 बज रहे होंगे जब एक 28 साल का लड़का सेल्वराज अपनी माँ पद्मा को कॉल कर रहा था। पद्मा काम के सिलसिले में 6 महीने पहले ही तमिलनाडु से केरला आ चुकी थी। सेल्वराज रोज अपनी माँ को कॉल कर उनका हालचाल लेता और इसी तरह 26 सितंबर को भी उसने हमेशा की तरह अपनी माँ को कॉल किया। पर किसी वजह से पद्मा ने उस दिन वो कॉल अटेंड नहीं किया। हो सकता है माँ कहीं बिजी होंगी, मैं कुछ देर बाद ट्राई करूंगा, सेल्वराज ने सोचा। लेकिन जब 1 घंटे बाद भी उसकी माँ ने उसे कॉल बैक नहीं किया तो सेल्वराज ने फिर एक बार अपनी माँ को फोन किया, पर फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखते ही देखते सेल्वराज 6 से 7 बार अपनी माँ को फोन कर चुका था, पर किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। सेल्वराज की चिंता अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो सेल्वराज ने इस बार अपनी मौसी पलानी अम्मा को कॉल किया और उन्हें अपनी माँ का पता लगाने को कहा। पलानी अम्मा पद्मा के घर से कुछ 15 मिनट की ही दूरी पर रहती थी, इसीलिए उन्होंने पद्मा के घर जाकर चेक किया, पर सरप्राइजिंगली उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पद्मा का ऐसे कॉल्स ना उठाना, यूं अचानक गायब हो जाना सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पद्मा एक बहुत ही सिंपल औरत थी। उनका सिर्फ काम से घर और घर से काम तक का ही आना जाना था। इनफैक्ट उन्हें तो ढंग से फोन तक चलाना नहीं आता था। उस रात पलानी अम्मा ने इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद पद्मा कॉल बैक करे या अपने घर वापस लौट आए। पर पूरी रात गुजर जाने के बाद भी जब पद्मा अपने घर नहीं लौटी तो अगले दिन पलानी अम्मा ने पुलिस स्टेशन जाकर पद्मा की एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। पर कोई ये नहीं जानता था कि वो ऑलरेडी बहुत देरी कर चुके थे। पद्मा अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। पुलिस के लिए तो ये एक नॉर्मल मिसिंग कंप्लेंट था, लेकिन जब पलानी अम्मा ने उन्हें बताया कि पद्मा तो 6 महीने पहले ही काम की तलाश में एर्नाकुलम शिफ्ट हुई थी, वो ओरिजिनली तमिलनाडु से है और यहाँ वो किसी को नहीं जानती, तो पुलिस को भी पद्मा का यूं अचानक गायब हो जाना अजीब लगने लगा। तो उन्होंने पद्मा की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाई। जब पता चला कि पद्मा के फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर से 100 किलोमीटर दूर एलेंथूर की थी। लेकिन पद्मा तो एक लोकल लॉटरी टिकट बेचने वाली थी और ना ही उसकी किसी से जान पहचान थी, तो वो बिना किसी को बताए अपने घर से 100 किलोमीटर दूर क्यों गई थी? ये बात पुलिस को सस्पिशियस लगी, इसीलिए उन्होंने पद्मा के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। जब उन्हें पता चला कि पद्मा की एक मोहम्मद शफी नाम के शख्स के साथ रेगुलर बातचीत चल रही थी। शफी कोची में एक रेस्टोरेंट चलाता था, तो पुलिस सीधे उसके रेस्टोरेंट पहुंच उससे पूछताछ करने लगी। पर उसने बताया कि 26 सितंबर को वो अपने दोस्त की गाड़ी भाड़े पर लेकर बिजनेस के सिलसिले में कहीं और गया हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने शफी के उसी दोस्त से इस बारे में पूछताछ की तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला कि शफी पर ऑलरेडी बहुत से केसेस रजिस्टर्ड है और वो हाल ही में 15 महीने की जेल काट कर आया था, एक 75 साल की औरत के रेप केस में। पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो शफी ने सब कुछ उगल दिया, लेकिन उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई। मैं इस केस में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 और लोग हैं। और यहाँ से केरला का सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केस शुरू होने वाला था। ईयर 2019 एलेंटूर में एक कपल रहते थे, भगावल सिंह और लैला सिंह, एक स्वीट शांत पढ़े लिखे मैरिड कपल। दोनों ही आयुर्वेदिक डॉक्टर और थेरेपिस्ट के तौर पर वहाँ काफी फेमस भी थे। भगावल सिंह ने ये सारी पढ़ाई अपने पिता बासु वैद्यान से ही सीखी थी,
वहीं आयुर्वेद कई सालों से उनका फैमिली बिजनेस भी था। लेकिन भगावल सिंह को इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनना था। इसीलिए 1980 में उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक जॉब के लिए अप्लाई किया, पर किसी कारण उनकी वीजा रिजेक्ट हो गई और मजबूरन उन्हें अपने फैमिली बिजनेस में ही आना पड़ा। गांव का हर इंसान इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, पर एक चीज थी जो किसी को नहीं पता थी कि भगावल सिंह और लैला सिंह फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें पैसों की दिक्कत थी। काफी टाइम से वो दोनों बड़े ही मुश्किल से अपना घर चला पा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। उनका एकमात्र इनकम का सोर्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ही थे। लेकिन फिर एक दिन भगावल सिंह ने फेसबुक पर एक दोस्त बनाई, श्रीदेवी। भगावल सिंह ने श्रीदेवी से तकरीबन 3 साल तक बात की। उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो चुका था, यहाँ तक कि उन्होंने श्रीदेवी से अपने लाइफ प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल मैटर्स तक शेयर किए थे। जब एक दिन श्रीदेवी ने उन्हें बताया कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो उनके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। कुछ ही दिनों में उनके घर पर राशिद नाम का एक आदमी आया और कहा, मुझे श्रीदेवी ने भेजा है, मैं एक सॉर्सरर हूँ और आपके पैसों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। बस आपको कुछ विधि करने होंगे, ये पता करने के लिए कि किसी ने आप पर काला जादू तो नहीं किया। सॉर्सरर वो इंसान होता है जो ये क्लेम करता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वो अपने काले जादू से या शक्तियों से चीजों को बदल सकता है। उसने भगावल को ये विश्वास दिला दिया था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और उनके ऊपर किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग काला जादू किया हुआ था। वहीं राशिद ने भगावल को एक बहुत ही घिनौनी तरकीब बताई। अगर सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें लैला यानी अपनी पत्नी को मेरे साथ सोने के लिए भेजना होगा और तुम्हें ये सब होते हुए वहां मौजूद रहकर देखना भी होगा। पर इससे भी ज्यादा घटिया बात तो ये थी कि भगावल इस बात के लिए मान भी गया। वहीं लैला के साथ सोने के बाद राशिद ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बात कही, आपके ऊपर किए गए काले जादू का असर कम तो हुआ है, पर उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। लेकिन ये बलि किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की देनी होगी। इतना कहकर राशिद ने तुरंत उन्हें एक ऑफर दिया, बलि के लिए मैं इंसान तो ले आऊंगा पर उसकी फीस देनी पड़ेगी। और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, इस फैमिली ने इंसानी बलि के लिए भी हाँ कर दी और ये कपल जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने राशिद को इस काम के 2 लाख रुपए दिए। वहीं राशिद अब एक इंसान की तलाश में लग चुका था। जिस तरीके से उसने सिंह फैमिली को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे लूटे थे, ऐसे ही उसके कांटेक्ट में कई और लोग भी फंसे थे श्रीदेवी के थ्रू। श्रीदेवी इन लोगों से बातें करती, उनका ट्रस्ट जीतती और उनसे कहती कि वो ऐसे किसी इंसान को जानती है जो एक स्पिरिचुअल हीलर है और जो उनकी परेशानियों को दूर कर सकता है। जिसके बाद वो इन लोगों को राशिद से मिलवाती। इसी तरह राशिद की मुलाकात रोजलिन से हुई, जो घर घर जाकर प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। राशिद ने उसे 15,000 रुपए ऑफर किए एक अडल्ट मूवी में छोटा सा सीन करने के लिए। वहीं रोजलिन, जो बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रही थी, उसने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी। जिसके बाद राशिद उसे भगावल सिंह और लैला सिंह के घर ले आया। वहां उन्होंने रोजलिन को बेड से बांध दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसी सीन का पार्ट हो, लेकिन जब उसने देखा कि राशिद उसके बगल में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पर जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, लैला सिंह ने एक चाकू लेकर उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने एक एक कर उसके बॉडी पार्ट्स को काटा। रिचुअल के नाम पर उसका खून पिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने रोजलिन का मांस खाया और उसके बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर अपने बैकयार्ड में दबा दिया। लेकिन वहीं कुछ ही दिनों में भगावल सिंह और लैला सिंह ने राशिद से कंप्लेन करते हुए कहा, भाई हमारी लाइफ में तो अब तक कोई सुधार नहीं आया। जिस पर राशिद ने जवाब दिया, जो काला जादू आप पर हुआ है उसे सिर्फ एक बलि से खत्म नहीं किया जा सकता। उसे पूरे तरीके से खत्म करने के लिए आपको एक और बलि देनी होगी। अब इस पॉइंट तक ये बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं थी कि ये फैमिली दूसरी बलि के लिए भी मान चुकी थी।
पर इस बार वो खुद अपना शिकार ढूंढने वाले थे, जिस वजह से लैला सिंह ने अपने दरवाजे के बाहर खड़ा होना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनके जाल में फंस जाए। पर ये काम उन्हें जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, इसलिए मजबूरन हार कर उन्हें फिर एक बार राशिद से मदद मांगनी पड़ी। और इस काम के लिए उन्होंने फिर एक बार राशिद को 2 लाख रुपए दिए। मैं आपको याद दिला दूं कि ये फैमिली ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें पैसों की दिक्कत थी, पर इस काम के लिए वो अब तक लगभग 5 लाख रुपए खर्च कर चुके थे अपनी जिंदगी में बिना कोई बदलाव देखे। लेकिन राशिद के लिए इस दूसरे इंसान को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था और ना ही उसे ज्यादा दूर जाना पड़ा। उसके सर्कल में ऑलरेडी ऐसे बहुत से लोग थे और इसी सर्कल में से उसने इस बार पद्मा को चुना। उसने पद्मा को भी वही सेम अडल्ट मूवी वाला ऑफर दिया जो उसने रोजलिन को दिया था। वो पद्मा को भी सिंह परिवार के घर ले गया और उन्होंने उसे भी बिल्कुल सेम तरीके से मारा। पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए थे, उसके खून को पूरे घर में छिड़का गया, उसके बॉडी को 56 पीसेस में काटा गया। पर इस बार कुछ बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रख दिया गया था ताकि वो लोग उसे बाद में खा सके। पद्मा वही मिसिंग औरत थी जिसका बेटा सेल्वराज उसे कॉल किए जा रहा था। शफी ने पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया और उन्हें सिंह फैमिली के बारे में भी बताया। भगावत सिंह, लैला सिंह और मोहम्मद शफी के कन्फेशन से और उनके घर पे मिले ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और बाकी एविडेंसेस से ये साबित हो चुका था कि पद्मा और रोजलिन की हत्या में इन तीनों का हाथ था। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आज भी, यानी इस केस के तकरीबन 3 साल बाद भी, ये तीनों कोर्ट के चक्कर ही काट रहे हैं। इनके खिलाफ अब तक कोई भी पनिशमेंट नहीं सुनाई गई है। लेकिन आई एम श्योर आपके मन में अब भी कुछ सवाल होंगे, जैसे शफी का इस केस से क्या लेना देना था? पुलिस ने राशिद को क्यों अरेस्ट नहीं किया? और ये श्रीदेवी कौन थी? व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि राशिद और शफी दोनों एक ही इंसान थे? शफी ही राशिद बनकर लोगों से मिला करता था। इनफैक्ट पद्मा और रोजलिन पहली बार शफी को उसके रेस्टोरेंट में ही मिले थे। और व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि राशिद, शफी और श्रीदेवी तीनों एक ही इंसान थे? शफी ने ही फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया था ताकि वो लोगों से बात करके उनका ट्रस्ट जीत सके। So guys, I'm Ashi and you were watching the case of एलेंथुर ह्यूमन सैक्रिफाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।